हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने अपना फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था ऊष्मा। हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ऊष्मा क्या होती है। हमने ये भी सीखा था कि जो हमारी स्पर्श इंद्रियां होती हैं वो हमें सही तरीके से गर्म और ठंडा यानी कि वो विश्वसनीय नहीं होती हैं, हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने एक क्रियाकलाप के द्वारा भी टेस्ट कर लिया था। इसके अलावा हमने तापमापन यानी कि थर्मामीटर के बारे में भी पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ते हैं। हमने क्रियाकलाप 4.3 भी किया था। हमने ये जान लिया था कि किसी व्यक्ति का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए तो मतलब मान लो उसका टेम्परेचर सही नहीं है, यानी कि उसे बुखार है। इसको कैसे नापा जाता है, थर्मामीटर से बुखार किस तरीके से नापा जाता है, वो भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया था। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी के बारे में, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि जो बूझो था वो क्या करने जा रहा था, वो उसी टेम्परेचर से जो डॉक्टरी टेम्परेचर था उससे वो दूध का टेम्परेचर नापने जा रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम उससे दूध का टेम्परेचर नहीं नाप सकते हैं। उससे केवल हम किसी पेशेंट के बुखार को ही नाप सकते हैं, उसके टेम्परेचर को नाप सकते हैं कि उसकी बॉडी में कितना टेम्परेचर है, वो इक्वल है या अनइक्वल है, यानी कि सही है या गलत है। आज हम प्रयोगशाला तापमापी के बारे में पढ़ेंगे। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। अगर आप स्कूल में होते तो मैं आपको इसे ज़रूर दिखाती, लेकिन अब आपको बुक में ही स्टडी करना है। इसको इस तरीके का होता है, ये बिल्कुल कांच की छड़ होती है। इसे ध्यान से देखिए तथा इसके मापे जा सकने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का जो परिसर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आप देख सकते हैं 10 से स्टार्ट होकर के ये कहाँ तक जा रहा है, 110 तक जा रहा है। जैसा आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक है उसी प्रकार इस तापमापी के किसी भी छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कर लीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो भाई हमारे मौसम में जो टेम्परेचर होता है कि न्यूनतम टेम्परेचर कितना था और अधिकतम टेम्परेचर कितना था, इसको नापने के लिए हम एक अलग तापमापी आता है जिसे हम अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं, उसका यूज़ करते हैं। चलिए अब हम इस तापमापी का यूज़ पढ़ लेते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है। इसको हम एक क्रियाकलाप 4.4 से सीख सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी बीकर में अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबोइए कि उसका बल्ब तो जल में डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे। यानी कि आपको तापमापी को पकड़ना है लेकिन उसका जो पॉइंट है, जो बल्ब है, उसको हमें तली से नहीं छिमाना है। ओके, लेकिन बर्तन की तली और दीवार को स्पर्श ना करें, ना तो वो दीवार को स्पर्श करना चाहिए ना ही वो तली को स्पर्श करना चाहिए। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। पारे की गति मतलब देखिए मैं आपको बताती हूँ पारे की गति किस प्रकार से देखी जाती है। इसमें यहाँ पर जो आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, आपकी बुक में होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। ये जितना ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी, ये वाली ये जितना ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी ये उतना ही हमको टेम्परेचर बताएगा। तो आपको इसको ऊपर ऊपर की ओर गति करते हुए देखना है। तब तक प्रतीक्षा कीजिए जब तक कि नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। कब तक वेट करना है, जब तक वो रुक ना जाए, क्योंकि वो बढ़ेगा टेम्परेचर उसका, मतलब वो रेड कलर का पारा बढ़ेगा। वो जब तक स्थिर ना हो जाए तब तक आपको उसको देखते रहना है। अब हमें क्या करना है, उस टेम्परेचर का पाठ्यांक नोट कर लेना है कि वो कितना है। क्या वो 110 है, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस है, 90 है, 80 है, कितना है, हम इसके बारे में देखेंगे। यह इस समय जल का ताप है। जल का ताप कितना है वो उतना बता देगा। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं, हाँ हो सकती है कुछ भिन्नताएं। संभव कारणों पर चर्चा कीजिए, क्योंकि किसी हम मान लेते हैं किसी का वाटर गर्म हो सकता है ज़्यादा, किसी का ज़्यादा कम ठंडा हो सकता है और किसी का बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, तो टेम्परेचर उसी हिसाब से नोट किए जाएंगे।
प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तापमापी को हमेशा ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए, और उसका बल्ब चारों ओर से उस स्थान से गिरा होना चाहिए जिसका ताप हमें मापना है। बल्ब बर्तन की दीवार से नहीं छूना चाहिए। 2 पॉइंट आपको हमेशा याद रखनी है। कौन कौन सी? उससे बिल्कुल ऊर्ध्वाधर रखना है पकड़ के, और उसकी दीवार या फिर उसकी दीवारों को या फिर उसकी तली से उसको नहीं छूना चाहिए। पूछो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वह अभी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। बिल्कुल नहीं माप सकते भाई हम इसके द्वारा। क्यों नहीं माप सकते, इसको भी हम एक क्रियाकलाप के द्वारा समझेंगे। चलिए, किसी बीकर या मग में हमें क्या लेना है? थोड़ा गर्म जल लेना है। तापमापी के बल को जल में डुबोना है। पारे के तल के स्थिर होने तक की प्रतीक्षा करनी है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए तब हमको टेम्परेचर नोट कर लेना है। अब तापमापी को जल से बाहर निकालिए। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं जैसे ही तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं पारे का तल जो होता है वो क्या होता है? गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी के द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु में रखा है जिसका ताप मापना है। यानी कि कहने वाली बात यह है कि इस क्रियाकलाप में आपने क्या किया था। यहाँ पर देखिए, बीकर लिया था, उसमें बॉटल लिया था, उसमें अपना थर्मामीटर डाल दिया था, और ये सावधानी रखी थी कि वो उसकी दीवारों को ना छुए, उसकी तली को ना छुए, और हमने उसके पारे को चढ़ने तक और उसे स्थिर रहने तक उसका वेट किया, और हमने उसका टेम्परेचर नोट कर लिया। लेकिन कब? जब वो वाटर में ही डिप था, यानी कि वाटर में ही डूबा हुआ था। लेकिन जो डॉक्टरी टेम्परेचर होता है और थर्मामीटर होता है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी पेशेंट के माउथ में डालते हैं, हम उसका वेट करते हैं, उसका भी हम स्थिर होने तक उसका वेट करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते कि उसके मुंह में ही है तभी हम उसके टेम्परेचर को नोट करेंगे। हम उसे बाहर निकाल कर भी उसका टेम्परेचर को नोट कर सकते हैं, क्योंकि उस स्थिति में भी जो पारा होता है वो नीचे की ओर नहीं जाता है। लेकिन इसको जैसे ही हम बाहर निकाल लेंगे, इसका जो टेम्परेचर होगा या फिर पारा होगा वो नीचे की ओर क्या होगा? गिरने लग जाएगा। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम इस वाले थर्मामीटर से हमारे अपनी बॉडी का टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते हैं। आ गई आपको बात समझ में? चलिए, अब फिर से हम अपने उस पर चलते हैं। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। बिल्कुल निकालना पड़ता है। इस वाले थर्मामीटर को अगर अपने मुंह में डाल देंगे और आपने बाहर निकालना तो पारा दोबारा से नीचे की ओर गिर जाएगा। चलिए, आप प्रयोगशाला तापमापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक बिल्कुल नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता? ये भाई क्वेश्चन भी तो आ सकता है कि आपके माइंड में आना चाहिए क्वेश्चन कि भाई डॉक्टरी थर्मामीटर में जब हम मुंह में उसे डाल लेते हैं तब उसका पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं होता, जबकि उसमें हो जाता है। किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभव किंक देखते हैं? हाँ भाई, देखते हैं। विभव का क्या लाभ है? वही क्वेश्चन आ सकता है कि विभव का क्या लाभ है। चलिए, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है। हाँ, तो आपने क्या देखा कि डॉक्टरी थर्मामीटर है, उसका जो बल्ब है, देखिए इसमें, देखिए ये बल्ब जो दिख रहा है इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक विभंग दिख रहा है। या फिर इसे हमें किंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंक भी कहते हैं। इसे देख लीजिए आप यहाँ पे। ये क्या कार्य करता है? ये करता है कि पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है, जिसके कारण पारा जो है वो नीचे नहीं गिरता और हम उस टेम्परेचर को अपने माउथ में से बाहर निकाल करके उसका यूज़ कर सकते हैं। वो जो जानने के लिए उत्सुक है कि जब तापमापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्या होता है। भाई क्यों होता है, इसको जानने के लिए वो बहुत ही उत्सुक है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए और इसका निपटान बहुत ही अत्यंत कठिन होता है। आजकल हम डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हो गए हैं जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है। इस तरीके का थर्मामीटर आजकल यूज़ किया जाता है। पहले जो किया जाता था वो किस तरीके का किया जाता था, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले इस वाले थर्मामीटर का यूज़ किया जाता था। इसमें पारा भरा हुआ रहता था। मुंह में डालने के बाद कभी कभार किसी पेशेंट क्या करिए माउथ में
टूट जाए, किसी भी वजह से टूट जाए, तो वही पारा उसकी मौत में चला जाएगा। यह एक पारा क्या है, एक विषाक्त पदार्थ होता है, इसका निपटान भी बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो आजकल इस प्रकार के थर्मामीटर का यूज़ ना करके डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं, और इसमें पारा नहीं होता है, इसमें केवल डिजिट होती हैं, उसका टेम्परेचर नोट आता है, उसे टेम्परेचर कितना नोट करना है वो संख्या उसमें आती है केवल। ऊष्मा का स्थानांतरण, अब हम पढ़ते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तब वह क्या हो जाता है, तब तो जाता है कि गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। ऊष्मा कहाँ गई, ज्वाला से बर्तन की ओर। उसने क्या किया, उसने कार्य किया है, उसने बर्तन को गर्म कर दिया है। अब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं और ये धीरे धीरे क्या जाती है, ठंडी हो जाती है। एक ठंडी क्या हो गई है, ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो गई है। स्थानांतरण पढ़ रहे हैं ना, पहले वो कहाँ गई, ज्वाला से बर्तन की ओर गई, उसने बर्तन को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। अब हमने बर्तन को वहाँ से स्विच ऑफ करके उसे जमीन पे रख दिया है। अब वह ऊष्मा उस बर्तन से परिवेश में यानी कि वातावरण में ट्रांसफर हो गई है, उसका स्थानांतरण हो गया है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडू वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा कहाँ जाती है, ऊष्मा किस दिशा में प्रवाहित होती है, ऊष्मा गर्म दिशा से, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा जो होती है वो हमेशा गर्म वस्तु से यानी कि सदैव की हमेशा ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है। पहली जानना चाहती है, क्या इसका अर्थ यह है यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो ऊष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, उसके माइंड में क्वेश्चन आया। हमने पढ़ लिया कि कोई ऊष्मा जो होती है वो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन दोनों का ही टेम्परेचर समान हो यानी कि दोनों ही ठंडे हों, दोनों ही गर्म हो, तब क्या उन दोनों का ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगा। होगा भाई, क्यों नहीं होगा उनको ऊष्मा स्थानांतरण, लेकिन किस प्रकार से होगा। अब हम उसको क्रियाकलाप से समझते हैं। एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी ले लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका दीजिए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कस दीजिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर भी रख सकते हैं। अब एक छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं, पहले उसका ये वाला हिस्सा गर्म होगा, फिर वो ऊष्मा यहाँ से स्थानांतरित करके यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ पर जो मोम जो लगा हुआ होगा वो पिघल के नीचे की ओर गिर जाएगा। इसी तरीके से वो ऊष्मा फिर आगे की ओर स्थानांतरित होगी और यहाँ पर लगा हुआ मोम भी गिर जाएगा। इसी तरीके से वो आगे की ओर स्थानांतरित होती जाएगी और सभी मोम के टुकड़े नीचे की ओर गिर जाएंगे। मोम के टुकड़ों का क्या होता है, सभी गिरना आरम्भ कर देते हैं। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरा, भाई ये वाला टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा क्योंकि ये सबसे आगे है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। हाँ होती है, हमने पढ़ लिया गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जाती है। हमने ये पढ़ लिया कि सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, चालन। ठोसों में ऊष्मा प्राय चालन के प्रक्रम के द्वारा स्थानांतरित होती है। आपसे पूछा जाए कि चालन विधि के द्वारा ऊष्मा कौन से माध्यम में प्रवाहित होती है, तो चालन प्रक्रम के द्वारा ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरित होती है। क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो सकता है, क्या, हमने पढ़ लिया ठोसों में, लेकिन सभी पदार्थों में नहीं। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्ती से पकड़कर बिना हाथ चलाए उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते भाई, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम खाना पकाते हैं उठा सकते हैं हत्ती से, क्योंकि जो हत्ती होती है वो गर्म नहीं होती है। अब भाई वो गर्म क्यों नहीं होती, हमने पढ़ लिया कि ठोस जो होती हैं हमने जो चालन विधि के द्वारा होता है, यानी कि वो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, लेकिन उसकी हत्ती में ऐसा क्यों नहीं होता है। चलो इसको भी हम क्रियाकलाप से समझ लेते हैं। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे कि स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल और डिवाइज़र
एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं को एक सिरे को एक गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए और अपने परीक्षण को 4.3 में लिखिए। स्टील की चम्मच धातु है, क्या दूसरा सिरा गर्म होता है? हाँ, होता है। तो इसी प्रकार से हम इसके और प्रक्रमों को भी देख सकते हैं। प्लास्टिक का स्केल गर्म नहीं होगा, पेंसिल गर्म नहीं होगी, विभाजनी गर्म नहीं होगी। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं वो ऊष्मा के चालक होते हैं। इनके उदाहरण है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर आदि। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते उन्हें हम ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, लकड़ी, कुचालकों को हम ऊष्मारोधी भी कहते हैं, यानी कि ऊष्मा को रोकने का कार्य भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऊष्मा को रोक लिया। ये आगे की ओर ऊष्मा को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, आगे की ओर बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि कल हम अपना क्रियाकलाप 4.8 स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने प्रयोगशाला तापमापी के बारे में जाना। प्रयोगशाला तापमापी क्या होती है, इसका यूज़ किस किस लिए किया जाता है और इसके लिए सावधानियां कौन कौन सी हैं। हमने क्रियाकलाप 4.5 में ये जान लिया था कि डॉक्टरी टेम्परेचर का उपयोग हम बुखार नापने के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी मरीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन और जो प्रयोगशाला तापमापी का उसका उपयोग हम दूध के टेम्परेचर को, पानी के टेम्परेचर को नापने के लिए कर सकते हैं। आजकल हमने ये पढ़ लिया कि आजकल डिजिटल टेम्परेचर का यूज़, उस थर्मामीटर का यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा हमने वस्तुओं के बारे में पढ़ लिया, ऊष्मा के बारे में पढ़ लिया, ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि जो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि वे धातु के एक सिरे से दूसरे सिरों की ओर गमन करती है। हमने चालक और कुचालक के बारे में भी पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया चालन क्या होता है, हमने चालक वस्तु के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन सी वस्तुएं ऊष्मा को स्थानांतरण में सहायता करती हैं और कौन कौन सी ऊष्मा विरोधी होती है, यानी कि ऊष्मा को रोकने वाली होती हैं। कल हम क्रिया 4.8 करेंगे, या नेक्स्ट क्लास में जब आपकी क्लास होगी तब हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब तक आप इसको यहीं तक स्टडी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।